कल हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का पहला एप्लीकेशन बात किए थे और उस पहले एप्लीकेशन में मैंने आपको बताया था क्या कि पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे गॉस लॉ का यूज करके। गॉस लॉ का यूज करने के लिए हम लोग यूज करते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डेफिनेशन का, जो कि क्या कहता है कि टोटल फ्लक्स जो फाई टोटल होता है वो इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस के बराबर में। उसके बाद हम लोग ने गॉस लॉ पढ़ा था। ये गॉस लॉ क्या कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, ध्यान देना, फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो फाई टोटल होता है, ये फाई टोटल कितना होता है, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर में। और जब इस दोनों को हम लोगों ने मिलाया था तो वहीं से हम लोग क्या करते थे, गॉस लॉ का एप्लीकेशन शुरू किए थे। एरिया वेक्टर का बात कर रहे थे। एरिया वेक्टर हमेशा ही परपेंडिकुलर और किधर के तरफ, बाहर के तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर के तरफ रेडियली, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो अंदर के तरफ। इतनी बातें आपको जानकारी में है कि नहीं है? आपको यह भी पता होगा कि जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसको सिंपली हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इतने बातों में आपको कोई दिक्कत है क्या? अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आपको अगर याद होगा कि अगर कोई भी हॉलो सॉलिड है, अगर कोई भी हॉलो सॉलिड है या फिर क्या है, कंडक्टिंग सॉलिड है, हॉलो में कंडक्टिंग रहे या नॉन कंडक्टिंग रहे, चार्ज सरफेस पर रहेगा। लेकिन अगर सॉलिड है तो कंडक्टिंग सॉलिड है तो भी चार्ज कहां पर रहेगा, सरफेस पर रहेगा। इतनी बातें मैं कल बताया था आपको। मतलब कि कोई भी हॉलो बॉडी के लिए या कोई भी कंडक्टिंग सॉलिड के लिए जो चार्ज रहेगा वो चार्ज लाइज ऑन इट्स सरफेस, कि इसके सरफेस पर चार्ज लाई करेगा। इतनी बातें मैंने आपको बताया था। सॉलिड के अंदर किसी भी तरह का चार्ज नहीं होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो आज एप्लीकेशन हम लोग दूसरे एप्लीकेशन की तरफ बढ़ेंगे और दूसरे एप्लीकेशन में आपको ये मैं सिखाऊंगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फेरिकल सेल। अब ये हॉलो स्फेरिकल सेल रहेगा, या तो कंडक्टिंग रहेगा या तो नॉन कंडक्टिंग रहेगा, या फिर ये कैसा रहेगा, तो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर भी ये रह सकता है, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टिंग बॉडी। सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टिंग बॉडी रहेगा। इस सारे के लिए हम लोग एक जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, क्योंकि या तो हॉलो स्फेरिकल सेल रहे या तो सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी रहे और स्फेरिकल रहे, तो इन दोनों तरह के बॉडी में आपके पास जो चार्ज लाई करेगा वो चार्ज लाई कहां करेगा, बॉडी के सरफेस पर। इतने बातों में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो कि अभी तक हम लोग कूलॉम्स लॉ का यूज करते थे क्या, कि कोई पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, इससे आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकालते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कितना। लेकिन अब बॉडी कैसा है, अब जो आपका बॉडी है वो स्फेरिकल बॉडी है, और ये स्फेरिकल बॉडी पॉइंट चार्ज नहीं है। अब वो पॉइंट चार्ज नहीं है तो आप यहां पर क्या कर पाएंगे, कूलॉम्स लॉ लगा नहीं सकते हैं, और यहां पर आपको डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, गॉस लॉ का यूज करके ही क्या करना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो मान लेते हैं क्या कि अपने पास एक कोई सा स्फेरिकल बॉडी है। इस स्फेरिकल बॉडी का हमको साइज दिया हुआ होगा। साइज का मतलब क्या कि इस स्फेरिकल बॉडी का रेडियस कितना है, तो इस स्फेरिकल बॉडी का रेडियस कितना मान लेंगे, आर, और इस बॉडी पर चार्ज कितना है ये भी हमको गिवन होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मान लेते हैं क्या कि इस स्फेरिकल बॉडी पर जो चार्ज है ये प्लस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस बॉडी पर जो चार्ज है वो प्लस क्यू क्या है,
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब कि हर जगह एक जैसे इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, प्लस क्यू के बराबर में। आपको ये चीजें समझ में आई होगी कि ये आपका एक हॉलो स्फेरिकल सेल है जो बीच से खाली हो सकता है, या फिर किसी कंडक्टिंग बॉडी से बना हुआ ये सेल हो सकता है जिसकी सारी चार्जेज कहां पर है, बॉडी के सरफेस पर है, अंदर में कोई चार्ज नहीं है। अब इसके कारण आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, तो पहले हम लोगों ने जो काम किया उसको थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं। तो क्या हम लोगों ने किया है, हम लोगों ने माना है क्या कि लेट एन स्फेरिकल सेल, लेट एन स्फेरिकल सेल एक स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस कितना है, ऑफ रेडियस, रेडियस कितने का, कैपिटल आर का, और इस पर चार्ज जो है हैविंग चार्ज प्लस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट, कि इस पर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। और जब इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, तो इसके कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और कितने डिस्टेंस पर, तो इसमें हम लोगों को जो निकालना है, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P, एक पॉइंट P पर जो है, सो हम लोगों को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, जिसके बारे में क्या कह रहा है कि which is at small r distance, which is at small r distance from the center of cell, कि इस सेल के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर रहेगा, स्मॉल आर पे। ध्यान देना कि ये सेल का रेडियस कैपिटल आर है और यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मतलब स्मॉल आर कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ये बदल सकता है। क्या कि अगर हमको निकालना है, मान लीजिए कि स्मॉल आर का वैल्यू हम यहां से यहां तक का रहे हैं, तो पॉइंट सरफेस के अंदर में होगा। अगर स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर में हो जाए तो पॉइंट सेल के सरफेस पर होगा, और अगर स्मॉल आर कैपिटल आर से ज्यादा हो जाए तो पॉइंट सरफेस के बाहर होगा। कहने का मतलब कि यहां पर हम लोग 3 केस में चीजों को डील करेंगे, जिसमें पहला केस लेंगे कि अगर पॉइंट P सरफेस के बाहर रहा तब, अगर पॉइंट P सरफेस पर रहा तब, और अगर पॉइंट P सरफेस के अंदर रहा तब। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 3 अलग अलग केसेस में हम लोग इसको डील करने वाले हैं, और इन केस में जो सबसे पहला केस होगा आपका, जो सबसे पहला केस होगा आपका, ये पहला केस क्या होगा, तो ये पहला केस होगा क्या कि इफ पॉइंट P लाइज आउटसाइड द सरफेस, कि अगर सरफेस के बाहर रहेगा पॉइंट P, तब क्या होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब ध्यान से देखना कि अपने पास क्या सब है। तो अपने पास मेरे भाई एक स्फेरिकल सेल है, और इस स्फेरिकल सेल के बारे में तुमको कहा हुआ है क्या कि इस स्फेरिकल सेल का जो तुम्हारा रेडियस है, ये रेडियस है कितने के बराबर में भाई, कैपिटल आर के बराबर में। इस स्फेरिकल सेल पर जो तुम्हारे पास चार्ज गिवन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, और कितना चार्ज है इस पर डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया उसका मैग्नीट्यूड है कितना, प्लस क्यू। अब आपको क्या क्या रहा है कि एक कोई पॉइंट है स्मॉल आर डिस्टेंस पर इसके सेंटर से, कोई पॉइंट है स्मॉल आर डिस्टेंस पर इसके सेंटर से, हम ऐसे ले लेते हैं पॉइंट P, और ये पॉइंट P जो है सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, और इसी पॉइंट P पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इस केस में आपको दिखेगा क्या कि जो आपका स्मॉल आर है वो बड़ा है, और जो कैपिटल आर रेडियस है वो क्या है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब बताओ कि ये सारे चार्ज किसी क्लोज सरफेस के अंदर में है क्या, क्लोज सरफेस के अंदर में तो नहीं है, चार्ज खुला हुआ है। हमको लगाना है क्या, गॉस लॉ। तो गॉस लॉ लगाने के लिए मेरे भाई हमको सबसे पहले ये चाहिए कि एक क्लोज सरफेस होना
चाहिए, और क्लोज सरफेस के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, गॉसियन सरफेस का। और ये गॉसियन सरफेस क्या कहता है कि गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है, चारों तरफ से बंद सरफेस है, चार्ज के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए, और उस पॉइंट से निश्चित रूप से पास करना चाहिए जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो एक बात बताओ कि कोई पॉइंट रहे तो पॉइंट के सिमेट्रिक क्या बनेगा, स्फीयर, और इस स्फीयर के सिमेट्रिक भी क्या बनेगा, फिर स्फीयर के सिमेट्रिक भी क्या बनेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब ये अगर स्फेरिकल सेल है तो स्फेरिकल सेल के अगर सिमेट्रिक मुझे कुछ बनाना है तो मुझे एक स्फीयर ही बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मतलब कि गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए, और इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस को अगर हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे, अगर हम इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस को बनाने का कोशिश करेंगे तो ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप मुझे बताएं कि ये जो पिंक कलर का आपको गॉसियन सरफेस दिख रहा है, ये गॉसियन सरफेस एक कैसा सरफेस है, तो इमेजिनरी सरफेस है कि नहीं है, इमेजिनरी सरफेस है, चारों तरफ से ये बंद है कि नहीं है, बंद है, चार्ज के अबाउट ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, और पॉइंट पी से पास कर रहा है कि नहीं है। बस इतने ही कैरेक्टेरिया को क्या करना था, अपने को फुलफिल करना था। अगर इतने कैरेक्टेरिया को ये फुलफिल कर गया, इसका मतलब ये गॉसियन सरफेस नाम की कहानी सही हो गई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जरा सा ध्यान देखना कि हम लोगों ने किया क्या है। तो हम लोगों ने क्या किया है, तो हम लोगों ने क्या किया है, टेक एन स्फेरिकल गॉसियन सरफेस की हम लोगों ने क्या किया है, एक गॉसियन सरफेस लिया है जो कैसा है, शेप में स्फेरिकल है, ऑफ रेडियस, जिसका रेडियस है कितना भाई, जिसका रेडियस है कितना, स्मॉल आर के बराबर में। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब ये बताओ कि ये गॉसियन सरफेस जो है, ये गॉसियन सरफेस प्लेन सरफेस है कि कर्व सरफेस है? कर्व सरफेस है। तो फ्लक्स निकालने के लिए हम पूरे सरफेस को एक बार में कंसीडर करें कि टुकड़ा टुकड़ा तोड़ के करें, टुकड़ा टुकड़ा तोड़ के करें, तो भाई साहब करेंगे क्या कि पॉइंट पी पर हम लोग एक छोटा सा एरिया का एलिमेंट काटेंगे, और ये जो एरिया का एलिमेंट काटेंगे, ये जो हम लोग एरिया का एलिमेंट काटेंगे, ये एरिया का एलिमेंट का नाम हम लोग थोड़ा देर के लिए क्या रख लेंगे कि ये जो छोटा सा एरिया एलिमेंट है वो कितना है, डीएस एरिया है। और इस डीएस एरिया का अगर मुझे डायरेक्शन लिखने का मौका मिलेगा तो एरिया का डायरेक्शन हमेशा कैसा लिखते हैं, परपेंडिकुलर और बाहर के तरफ। इसका मतलब कि इस डीएस का जो डायरेक्शन होगा ये किधर होगा, परपेंडिकुलर, और किधर के तरफ, बाहर के तरफ। यही हो गया कि आपका वेक्टर डीएस। बात समझ में आई कि नहीं? अब बताओ कि अंदर में जो ये स्फीयर है, इस स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगा कि अंदर की तरफ, बाहर की तरफ निकलेगा। और भाई जब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगा तो यहां से पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इस तरीके से निकलेगा, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। आप यहां पर देख पा रहे होंगे क्या कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया वेक्टर डीएस है ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? तो हम लोगों ने किया क्या, हम लोगों ने क्या किया, तो हम लोगों ने किया क्या है, तो टेक एन स्मॉल एलिमेंटल एरिया, हम लोगों ने क्या किया है, एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया लिया है। और इस एलिमेंटल एरिया का नाम क्या रखा है, इस एलिमेंटल एरिया का नाम क्या रखा है, वेक्टर डीएस। इसका डायरेक्शन किधर है, तो ये जो डायरेक्टेड है, डायरेक्टेड किधर है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में। एरिया का डायरेक्शन हमेशा ही किधर लेंगे, परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? दूसरी बात क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके कारण, तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इज ऑल्सो डायरेक्टेड परपेंडिकुलर आउटवर्ड। के पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये भी हमेशा किधर होगा, सरफेस से बाहर की तरफ होगा। और इस तरीके से हम लोग ये देख पा रहे हैं क्या कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया वेक्टर डीएस है ये दोनों का दोनों
सेम डायरेक्शन में हो गया, और सेम डायरेक्शन में होने के कारण ही दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो हम लोग यहां पर देखेंगे क्या कि जो आपका वेक्टर ई है एंड जो आपका वेक्टर डीएस है, आर इन किसमें, आर इन सेम डायरेक्शन में है, और इससे ये बात निकल के आया क्या कि जो आपका एंगल है, एंगल किसके किसके बीच का, तो एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर डीएस इज कितना हो गया, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। बात समझ में आया कि नहीं आया? इतने बातों में कोई आपत्ति है क्या आपको? इतने बात में कोई आपत्ति आपको नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि हम लोग आ जाएंगे कहां पर, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, कि फ्लक्स के डेफिनेशन से हम लोग क्या जानते हैं कि जो आपका फाई टोटल होता है वो कितने के बराबर में, इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस के बराबर में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको थोड़ा देर के लिए क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1। और बाय गॉस लॉ हम लोग क्या जानते हैं, बाय गॉस लॉ हम लोग जानते हैं क्या कि फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस, किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए, फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस के लिए, कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए जो आपका फाई टोटल होता है, ये फाई टोटल कितना होता है, क्यू इनसाइड और बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट। इसको हम थोड़ा देर के लिए क्या लिख लेंगे, इक्वेशन 2। आप अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखेंगे तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी कैसा होगा, राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो हम लोग ये बात लिख सकते हैं क्या कि जो आपका फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन और 1 और इक्वेशन 2 से हम लोग ये बात लिख सकते हैं क्या कि जो आपका इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस हो जाएगा वो किसके बराबर में हो जाएगा, क्यू इनसाइड बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट के बराबर में हो जाएगा। ये बात बताओ कि ई डॉट डीएस को इंटीग्रेशन ई डीएस कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, और ये कितना हो जाएगा, क्यू इनसाइड बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट। थीटा का वैल्यू कितना है, ई और डीएस के बीच का एंगल है कितना, 0 डिग्री। तो यहां पर कितना हो जाएगा, ई डीएस कॉस 0 डिग्री इक्वल टू कितना, क्यू इनसाइड बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट। और आप देखेंगे कि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1, तो ई डीएस इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू इनसाइड बाय कितना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? अब जरा सा ध्यान देना, अब आ जाओ कहां पर, डायग्राम पे। आप बताओ कि इस चार्ज से पॉइंट P इधर जितना डिस्टेंस पर है उतना ही डिस्टेंस पर इधर भी है, उतना ही डिस्टेंस पर इधर भी है, उतना ही डिस्टेंस पर। ये सिमेट्रिक होने का फायदा है क्या कि चार्ज से अगर हम किसी भी तरफ जाएंगे तो डिस्टेंस कैसा होगा, इसका मतलब कि गसियन सरफेस का हर एक पॉइंट चार्ज से इक्वी डिस्टेंट है, और चार्ज से इक्वी डिस्टेंट है इसका मतलब क्या हुआ कि हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, एक जैसा होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग यहां पर बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके क्या कहेंगे, बात को आगे बढ़ा करके कहेंगे क्या कि सिंस ऑल द पॉइंट ऑन गसियन सरफेस, के गसियन सरफेस का सारा पॉइंट जो है, सिंस ऑल द पॉइंट ऑन गसियन सरफेस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा है, इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। और जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से भाई एक जैसे जगह पर है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो कैसा होगा, सेम। तो सिंस ऑल द पॉइंट्स ऑन गसियन सरफेस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, so the electric field at all point on Gaussian surface, all point on Gaussian surface जो होगा ये कैसा होगा, on Gaussian surface ये कैसा होगा, remains constant। ये कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। अब ये बात बताओ
कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो इंटीग्रेशन में से कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। और जब बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन को, तो ये इक्वेशन आपका कितना हो जाएगा, ई टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ डीएस इक्वल टू कितना, क्यू इनसाइड बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब अगर इंटीग्रेशन डीएस का वैल्यू पता चल जाए, क्यू इनसाइड का वैल्यू पता चल जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। इससे पहले इसको क्या करो, थोड़ा देर के लिए मान लो क्या कि ये जो इक्वेशन नंबर है वो है कितना, थर्ड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो कि जो इंटीग्रेशन डीएस है, जो आपका इंटीग्रेशन ऑफ डीएस है, इसका मतलब क्या होगा कि जितना सारा डीएस है, इस सारे डीएस को हमको क्या करना है, ऐड कर देना है। जब सारे डीएस को हम लोग जोड़ देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस क्या मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया किसका, टोटल सरफेस एरिया किसका मिल जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया किसका, गसियन सरफेस का। ये ध्यान देना, किसका, गसियन सरफेस का। कहोगे क्यों? तो जरा सा देखो डायग्राम में, कि डायग्राम में जो एरिया एलिमेंट काटा है मैंने, वो कहां पर काटा है, गसियन सरफेस पर। और ऐसा इस पूरे स्फीयर पर हम कितना एलिमेंट काट सकते हैं, इनफाइनाइट। और जब सारे एलिमेंट को हम फिर से जोड़ देंगे तो पूरा का पूरा गसियन सरफेस बन जाएगा कि नहीं? और गसियन सरफेस का रेडियस है कितना, स्मॉल आर। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो इसका टोटल सरफेस एरिया जो हो जाएगा तुम्हारा, जो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस इक्वल टू कितना होता है, 4 पाई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो कि अगली बात है क्या, कि अगली बात है क्या, कि अपने को निकालना क्या है, क्यू इनसाइड का वैल्यू। अपने को निकालना क्या है, क्यू इनसाइड का वैल्यू। तो डायग्राम में देखो तो क्यू इनसाइड में उस सारे चार्ज को कंसीडर करना है जो गसियन सरफेस के अंदर में है। मतलब यहां से लेकर के और बाउंड्री तक में जितना भी चार्ज होगा, जो बाउंड्री पर होगा उसको भी अंदर ही कंसीडर किया जाएगा। उस सारे चार्ज को हम लोग क्यू इनसाइड, सरफेस के अंदर वाला चार्ज कंसीडर करेंगे। ये बताओ तो इसमें से एक भी चार्ज सरफेस के बाहर है क्या? जब सरफेस के बाहर नहीं है तो क्यू इनसाइड का वैल्यू कितना हो जाएगा, जितना भी चार्ज बॉडी पर है वो सारा कितना हो गया, क्यू इनसाइड हो गया। और यहां पर अगर हम लोग क्यू इनसाइड का बात करेंगे तो जो आपका क्यू इनसाइड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, प्लस क्यू। और ये प्लस क्यू क्या है, टोटल चार्ज ऑन बॉडी, की बॉडी पर जितना भी चार्ज था वो सारा का सारा चार्ज सरफेस के अंदर में ही है। अब जब सारा का सारा चार्ज सरफेस के अंदर में ही है भाई, तो हम लोग करेंगे क्या, इस दोनों चीज का वैल्यू पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ds एंड क्यू इनसाइड का वैल्यू पुट करना है किसमें, इन इक्वेशन, किसमें, इन इक्वेशन थर्ड में। और आप देखेंगे कि आपका जो इक्वेशन थर्ड है ये कितना है, ई टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल टू कितना, क्यू इनसाइड, और क्यू इनसाइड बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट। ई का वैल्यू आपको पता नहीं है, इंटीग्रेशन ds का वैल्यू आपको पता है कितना, क्यू इनसाइड का वैल्यू है कितना पता, और नीचे कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, 4 पाई आर स्क्वायर को डिवाइड में लेके चले जाएं, 4 पाई आर स्क्वायर को डिवाइड में लेके चले जाएं तो ए इक्वल टू कितना मिलेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना 4 पाई आर स्क्वायर। जरा सा थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से लिख लो तो देखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ लिख लूं तो कोई दिक्कत है क्या, ऊपर में क्यू और नीचे कितना। ये जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर निकाला है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है कहां पे, ई आउटसाइड द सरफेस। कहां पर निकाला है इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटसाइड द सरफेस। ध्यान देना कि इस आउटसाइड द सरफेस में आपको ये चीज देखने को मिलेगा क्या, कि ई आउटसाइड का अगर हम लोग बात करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, चार्ज गिवन है कांस्टेंट। आर का वैल्यू जितना बढ़ाएंगे, इसका मतलब आर का वैल्यू जितना बढ़ाएंगे, इसका मतलब क्या, कि इससे हम जितना ज्यादा दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता जाएगा, कम जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और जब इनफाइनाइट पे चले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर हम लोग बात को बढ़ाएंगे तो यहां से देख रहे हैं क्या, कि जो ई आउटसाइड है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है कितने का, आर स्क्वायर का। बात समझ में आ रहा है।
अब जरा सा ध्यान से ये बात देखना कि अगर आर को हम इनफाइनाइट टेंड करवा दें तो ई आउटसाइड कितना टेंड कर जाएगा, 0। मतलब कि अगर इफ आर टेंडिंग टू इंफिनिटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड टेंड कर जाएगा कितना, इतना में कोई दिक्कत है क्या? सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। कैसे वेरी करेगा ये भी बातें आपको समझ में आ गई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, और जब आर इनफाइनाइट पे चला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे चला जाएगा, 0 पे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरे केस की तरफ बढ़े, दूसरे केस की तरफ बढ़े। अब देखो कि ये जो मैं इतनी कहानी लिखा हूं, मैं हर जगह अब इतनी कहानी मैं नहीं लिखूंगा। अब एक बार मैं बोलूंगा कि इक्विडिस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब मैं हर जगह मैं लिखूंगा नहीं रच रच करके क्या कि एलिमेंट लिए डायरेक्शन बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, ये सब अब हर जगह पे लिखना नहीं है। अब खाली मैथमेटिकली चीजों को आपको मैं दिखाऊंगा, और जब खाली मैथमेटिकली चीजों को हम लोग देखेंगे तो आपके सामने प्रस्तुत है केस 2 एट द सरफेस ऑफ सेल, सरफेस ऑफ सेल के। अब हम लोग कहां पर देखेंगे, सेल के सरफेस पर। अभी तक कहां देख रहे थे, सरफेस के बाहर। अब देखो कि अपने पास गिवन क्या क्या चीजें हैं। तो अपने पास गिवन है क्या कि एक स्फेरिकल सेल है। इस स्फेरिकल सेल के बारे में आपको क्या कहा हुआ है कि इस स्फेरिकल सेल का जो रेडियस है वो रेडियस है कितना, कैपिटल आर, और इस सेल के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, जिस पॉइंट पी पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो अगर भाई हम सरफेस पर बात करेंगे तो सरफेस पर बात करेंगे पॉइंट पी लेने का, तो ये अगर पॉइंट पी मानेंगे तो ये पॉइंट पी यहां से कितने डिस्टेंस पर होना चाहिए बताओ। तो सरफेस पर ही लेंगे तो कैपिटल आर और स्मॉल आर बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा कि जो आपका स्मॉल आर है वो इक्वल किसके हो जाएगा, कैपिटल आर के, जैसे ही सरफेस पर बात करेंगे। अब इस स्फेरिकल सरफेस के बारे में आपको क्या क्या रहा है कि इस पर प्लस क्यू चार्ज जो है सो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बताइए कि इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब की बार अपने को गसियन सरफेस लेना पड़ेगा। तो गसियन सरफेस उस पॉइंट से पास करना चाहिए जिस पॉइंट पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, सिमेट्रिक होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। तो बताओ तो ये सरफेस ही गसियन सरफेस बना देंगे तो कोई आपत्ति हो जाएगा क्या? इसी सरफेस को क्या मान लेंगे कि इसी सरफेस को हम लोग क्या मान लेंगे कि जो आपका यही वाला सरफेस है, यही वाला सरफेस आपका क्या है, यही वाला जो सरफेस है आपका, ये सरफेस कैसा सरफेस हो जाएगा, यही वाला सरफेस आपका हो जाएगा कैसा, गसियन सरफेस। और यही वाला सरफेस जब हो जाएगा भाई गसियन सरफेस, मान जाओगे क्या कि गसियन सरफेस है, मान लोगे ना? चलो भाई मान लेना, ठीक ना, कि ये वाला जो है पिंक वाला लाइन, ये पिंक वाला लाइन क्या है, गसियन सरफेस है आपका। अब देखिएगा कि ये अगर गसियन सरफेस है तो अब ये गसियन सरफेस प्लेन सरफेस है कि कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है। तो भाई एक बार में एरिया कंसीडर करेंगे कि एलिमेंट ले लेकर के, एलिमेंट लेकर के तो क्या करेंगे, पॉइंट पी पर एक छोटा सा हम एलिमेंटल एरिया काटेंगे, और इस एलिमेंटल एरिया के अगर डायरेक्शन को देखेंगे तो डायरेक्शन को देखेंगे तो डायरेक्शन हमेशा एरिया का कैसे होगा, परपेंडिकुलर और बाहर के तरफ। इस एरिया का नाम हमने क्या रख लिया, वेक्टर डीएस। बताओ इस रिंग पर, इस सरफेस पर, इस सेल पर पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द चार्ज की अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज। आप देखिए तो कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर डीएस सेम डायरेक्शन में दिख रहा है कि नहीं, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अब जरा सा ध्यान से देखिएगा कि अगर हम लोग लिखेंगे क्या, बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, कि अगर फ्लक्स का डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फाई टोटल इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट कितना डीएस, लिखोगे कि नहीं लिखोगे, ई डॉट डीएस को हम लोग कितना लिखेंगे, इंटीग्रेशन ई डीएस कितना कॉस थीटा के जगह पर कितना रखेंगे, इंटीग्रेशन ई डीएस कॉस कितना, ये कितना हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन
EDS के बराबर में ये आ गया कितना, फाई टोटल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर हम लोग लिखेंगे बाय गॉस लॉ, अगर अब हम लोग लिखेंगे क्या, बाय गॉस लॉ, तो गॉस लॉ क्या कहता है भाई कि जो तुम्हारा फाई टोटल होगा वो कितना, क्यू इनसाइड और बाय कितने के, एप्सिलॉन नॉट के। इस दोनों स्टेटमेंट को जब मिला दोगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन EDS इक्वल टू कितना, क्यू इनसाइड और बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो कि फिर से सारा पॉइंट क्या है, इक्विडिस्टेंट है। हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, सेम जैसा। तो सेम जैसा होगा तो हम लोग यहां पर क्या लिख देंगे, लिख देंगे क्या कि ऑल पॉइंट्स ऑन गसियन सरफेस, ऑल पॉइंट्स ऑन गसियन सरफेस, की सारा पॉइंट जो है गसियन सरफेस का, ये गसियन सरफेस का कैसा है, आर इक्विडिस्टेंट, कैसा है, एक जैसे डिस्टेंस पर है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम चार्ज, चार्ज से कितने डिस्टेंस पर, एक जैसे डिस्टेंस पर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ये कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट को क्या करना है, कांस्टेंट को क्या करना है, बाहर निकाल लेना। इंटीग्रेशन EDS इक्वल टू कितना, क्यू इनसाइड और बाय कितना। जरा सा ध्यान से देखना कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ DS लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, TSA किसका, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया किसका, गसियन सरफेस का, और गसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया भाई साहब कितना हो जाएगा तुम्हारा, 4 पाई, और इसका रेडियस है कितना, कैपिटल R के बराबर में। इस समय में जो स्मॉल r है वो किसके बराबर में है, तो 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। जब 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर लिख देंगे तो जरा सा देखो कि अगर हमको Q इनसाइड लिखना हो तो Q इनसाइड अब की बार कितना लिखेंगे, सारा का सारा चार्ज बाउंड्री पर ही है, और बाउंड्री पर वाले चार्ज को हम लोग अंदर ही कंसीडर करेंगे। तो Q इनसाइड में सारा चार्ज है कि नहीं है, सारा चार्ज है। तो Q इनसाइड किसके बराबर में हो जाएगा, Q इनसाइड हो जाएगा किसके बराबर में, प्लस Q के बराबर में। और जब आप वैल्यू पुट करिएगा इंटीग्रेशन ऑफ DS इक्वल टू Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट में, तो आपको मिलेगा कितना, E इंटू 4 पाई R स्क्वायर Q बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको E लिखना है तो E इक्वल टू कितना लिखिएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई R स्क्वायर, मल्टीप्लाई से आया तो डिवाइड में गया, और E एट सरफेस अगर आप लिख रहे हैं तो इसको थोड़ा अच्छे से लिखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचा कितना, Q बाय R स्क्वायर। जरा सा ध्यान से देखना, जरा सा ध्यान से देखना कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, Q गिवन चार्ज है, ये भी क्या है, और कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ सेल जो कभी बदला, तो ये भी कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब E एट सरफेस, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू कैसा वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? दो केस आपको समझ में आ गया कि बाहर में चेंज हो रहा था। चेंज कैसे हो रहा था, तो जैसे जैसे दूर जा रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जा रहा था, कम होता जा रहा था। और जब हम लोग इन्फिनाइट पे चले गए, बहुत दूर पे, तो बहुत दूर पे चले गए तो कैसा दिखने लगा, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखने लगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब आपको मैं क्या बोला कि जब सरफेस पर हम लोगों ने निकाला तो एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आया। अब देखो कि अब जो तीसरा केस है, ये तीसरा केस बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, और इंपॉर्टेंट केस है क्या, केस थर्ड, कि इफ पॉइंट P इज इनसाइड द सरफेस, अगर सरफेस के अंदर में रहेगा तब क्या होगा। जरा सा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही आसान केस है और बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे कि ये आपका एक स्फेरिकल सेल है। स्फेरिकल सेल का रेडियस आपको दिया हुआ है कितना, कैपिटल R, और इस कैपिटल R के सेल पे आपको प्लस Q चार्ज जो है सो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रहा है। और ये चीज आपको दिया हुआ है कि इस सेल पे प्लस Q चार्ज को एक जैसा हर जगह क्या किया गया है, बांट दिया गया। अब कह रहा है क्या आपको कि इसके सेंटर से
स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट पी है और ये पॉइंट पी कहां पर है, सरफेस के अंदर में। अब तुमको दिख रहा होगा यहां पर क्या, कि जो यहां पर दिख रहा होगा कैपिटल आर बड़ा है और स्मॉल आर क्या है, छोटा है। तो इस पॉइंट पी पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सबसे पहला काम क्या, कि गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करना है। गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, गॉसियन सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और उस पॉइंट से निश्चित रूप से पास करना चाहिए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो स्फीयर के सिमेट्रिक बाबू क्या हो जाएगा, स्फीयर के सिमेट्रिक क्या हो जाएगा, स्फीयर ही हो जाएगा। देखो तो अगर मैं कुछ ऐसा गॉसियन सरफेस बना लूं तो तुमको कोई आपत्ति होगा क्या? अगर मैं ऐसा गॉसियन सरफेस बना लूं तो तुमको कोई आपत्ति होगा क्या? नहीं होगा। इतना बात में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। और जब इतना बात में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए तो आपको बहुत ही आसानी से ये चीज दिख रहा होगा क्या, कि ये कैसा सरफेस है, प्लेन सरफेस के कर्व सरफेस। कर्व सरफेस है तो हम एक बार में पूरा एरिया कंसीडर करेंगे कि एलिमेंट में, एलिमेंट में क्या करेंगे, इस पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट काटेंगे और ये एरिया एलिमेंट का जो डायरेक्शन होगा, ये एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन हमेशा किधर होगा, परपेंडिकुलर और किधर के तरफ, बाहर के तरफ। ये हो गया क्या आपका वेक्टर डीएस। ये बताओ कि इस सेल पर पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अवे फ्रॉम द चार्ज होगा कि टुवर्ड्स द चार्ज होगा? अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। दोनों के बीच का एंगल थीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एक ही बार में लिख दूं क्या, कि बाय द definition of फ्लक्स एंड गॉस लॉ, एक ही बार में फ्लक्स और गॉस लॉ को लगा करके हम लोग क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस इक्वल टू क्यू इनसाइड और बाय कितना, सारी कहानी सेम टू सेम जाएगी। कैसे, तो इंटीग्रेशन ई डीएस कॉस थीटा के जगह पर कितना, 0 डिग्री इक्वल टू क्या, बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई डीएस इक्वल टू कितना, क्यू इनसाइड बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट। जरा सा ध्यान से देखना कि फिर से ई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों, कि चार्ज से जितना डिस्टेंस पर ये उतना ही डिस्टेंस पर ये उतना ही डिस्टेंस पर इक्विडिस्टेंट है। हर जगह एक ही कारण लिखना है क्या, कि चार्ज से सरफेस इक्विडिस्टेंट है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो ई जब कांस्टेंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे और बचेगा कितना, इंटीग्रेशन डीएस और ये कितना हो जाएगा, क्यू इनसाइड बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट। इसको थोड़ा देर के लिए आप मान लीजिए क्या, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए कि आप हर जगह जानते हैं क्या, कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ डीएस का बात करेंगे तो ये टीएसए हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया किसका, गॉसियन सरफेस का। और गॉसियन सरफेस का रेडियस है कितना, स्मॉल आर। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस जो हो जाएगा ये कितना, 4 पाई स्मॉल आर के स्क्वायर के बराबर में गॉसियन सरफेस का रेडियस है कितना, स्मॉल आर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब की बार जरा सा देखो कि अगर हम लोग लिखेंगे क्यू इनसाइड, मतलब कि गॉसियन सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है, इस बार गॉसियन सरफेस के बाहर चार्ज है, अंदर में कोई चार्ज, तो अंदर में कोई चार्ज नहीं है भाई, तो यहां पर क्यू इनसाइड कितना हो जाएगा, 0। क्यों, कि जो सारे चार्जेस हैं, ऑल चार्ज आर आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। सारे चार्ज कहां है, आउटसाइड द गॉसियन सरफेस, मतलब कि गॉसियन सरफेस के बाहर ही सारा का सारा चार्ज है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जब वैल्यू पुट करेंगे तो ई के जगह पर ई, इंटीग्रेशन डीएस के जगह पर कितना, क्यू इनसाइड के जगह पर कितना, बाय कितना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड निकालना होगा तो कितना लिखेंगे, 0 बाय एप्सिलॉन नॉट और कितना, 0 में किसी नंबर से डिवाइड करो कितना मिलेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना मिलेगा, इनसाइड इक्वल टू कितना मिलेगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो देखिए कोई भी अगर क्लोज सरफेस है, मेटल हॉलो स्फेरिकल चीज है,
तो हॉलो स्फेरिकल चीज है तो सरफेस के अंदर में किसी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। आप आगे पढ़िएगा कि एक डिवाइस हम लोगों को पढ़ना है जिसका नाम है क्या, वेन डी ग्राफ जनरेटर। जिसका नाम क्या है, वेन डी ग्राफ जनरेटर। और ये वेन डी ग्राफ जनरेटर को यूज किया जाता है 10,000 वोल्टेज से लेकर के 1,00,000 वोल्टेज तक के बीच में। बहुत हाई वोल्टेज है। हमारे घर में जो वोल्टेज आती है वो कितनी, 220 वोल्टेज, 240 वोल्टेज। और उसके रिस्पेक्ट में आप देखिए कि 10,000 से 1,00,000 वोल्ट तक। अब ये जनरेटर क्या होता है कि एक खोखले मेटालिक स्फीयर का बना हुआ होता है और इस पर बेल्ट से चार्ज जाता है आता है, ये मैं जब पढ़ाऊंगा। तो ये इतना हाई वोल्टेज पर ये चलता रहता है जनरेटर। और अगर इसमें कोई खराबी आ जाती है तो चलते हुए जनरेटर में ही अंदर में मिस्त्री बैठ के काम करने लगता है और इसको किसी तरह का करंट नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, तो नहीं लगने का कारण क्या है, क्लोज सरफेस है, अंदर किसी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर किसी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो आदमी को करंट लगेगा क्या, नहीं लगेगा। बात समझ में आया कि नहीं, ये चीज आपको आगे पढ़ना है। और फाइनली हम लोग अभी जो इस पूरे कहानी को लेके बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे किसमें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का और आर के बीच का ग्राफ कैसा होगा। बात समझ में आ रहा है। तो देखो कि अगर हम लोग ग्राफ का बात करेंगे किस चीज का, इसमें ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का फॉर हॉलो स्फेरिकल सेल, फॉर हॉलो स्फेरिकल सेल या फिर क्या सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर सेल, सॉलिड कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। इस दोनों चीजों के लिए हम एक ही बात करते हैं। क्यों बात करते हैं, क्योंकि दोनों में चार्ज कहां पर लाई करता है, सरफेस पर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो जरा सा कि अपने पास क्या सब चीज दिया हुआ था। अपने पास दिया हुआ था क्या, कि एक स्फेरिकल सेल है अपने पास। इस स्फेरिकल सेल का जो आपको रेडियस दिया हुआ था वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ था कि इस स्फेरिकल सेल का यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे तो 0 और इसका रेडियस था कितना, कैपिटल आर। और इधर हम लोग बढ़ते जाएंगे तो आर का वैल्यू क्या होता जाएगा, बढ़ता या घटता जाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसको एक्स एक्सिस बोल दिए और दूसरे एक्सिस पर हमने क्या रख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई को मैंने रख लिया वाई एक्सिस पर। अब बोला जाए आपको कि ग्राफ बनाने के लिए तो देखो, तो आर से पहले 0 से और आर तक के बीच में मैं सरफेस के अंदर हूं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। आर से पहले मैं कहां हूं, इस स्फीयर के अंदर। और स्फीयर के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो है कितना, 0। तो ग्राफ कैसा जाएगा, अगर 0 है तो 0 पर जो है सो आपका जो ग्राफ जाएगा, ये ग्राफ कैसा जाएगा, ये ग्राफ जाएगा कुछ इस तरीके से कि सरफेस के अंदर तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो है कितना, 0। जैसे ही हम सरफेस से इन्फिनाइट का बात करते हैं, तो अगर हम इन्फिनाइट का बात करेंगे तो आपको मैं दिखाया था कि जैसे जैसे हम लोग आर का वैल्यू बढ़ाते जाते हैं सरफेस के बाहर, तो सरफेस के बाहर जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, और जब इन्फिनाइट पे चले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना टेंड कर जाएगा। इसका मतलब कि सरफेस के अंदर 0 है। ध्यान देना कि हमारे पास जो टर्म है उस टर्म में क्या क्या चीज है, तो ई आउटसाइड है। एक बात कि ई आउटसाइड है कितना, 1/4πε0 क्यू बाई कितना, आर स्क्वायर। ई एट सरफेस है, ई एट सरफेस है कितना, 1/4πε0 क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। और एक टर्म क्या है, ई इनसाइड है जो है कितने के बराबर में, तो सरफेस के अंदर में 0 इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है कि नहीं। जैसे ही सरफेस पर आएंगे, सरफेस से बाहर जाएंगे, तो सरफेस से जैसे ही बाहर जाएंगे तो कैपिटल आर से स्मॉल आर कैसा दिखता था, बड़ा दिखता था। देखो आउटसाइड द सरफेस के लिए जब भी हम लोग बात करते थे, तो आउटसाइड द सरफेस के लिए जब भी हम लोग बात करते थे तो स्मॉल आर बड़ा होता था और कैपिटल आर क्या होता था, छोटा होता था। तो जब भाई स्मॉल आर बड़ा है तो तुम देखो इस दोनों में, आउटसाइड में और सरफेस में, बड़ा कौन सा है, स्मॉल आर। और बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट कैसा मिलेगा, और छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट कैसा मिलेगा,
इसका मतलब सरफेस पर बड़ा है कि बाहर बड़ा है? सरफेस पर बड़ा है। ये देखो कि यहां पर तुम देख रहे हो क्या कि स्मॉल आर छोटा है और कैपिटल आर क्या है? कैपिटल आर छोटा और स्मॉल आर क्या है? बड़ा, सरफेस के बाहर। तो सरफेस के बाहर मान लो यहां पर बात किए तो ये वैल्यू है आर। अब ये बड़ा है कि ये पूरा बड़ा है? स्मॉल आर ना बड़ा है। अब स्मॉल आर जब बड़ा है तो स्मॉल आर बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा मिलेगा? और कैपिटल आर छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो सरफेस कैसा मिलेगा? मतलब इस दोनों में से मैं पूछूं कि बड़ा कौन सा है, तो सरफेस पर बड़ा है कि बाहर बड़ा है? सरफेस पर बड़ा है। इसका मतलब कि जो सरफेस पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो आपका सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये सरफेस पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और इस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है आपका, इस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है, इस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा सरफेस पर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कितना? आर स्क्वायर के बराबर में। अब मैं क्या बोला कि सरफेस से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता जाएगा? और इन्फिनाइट पर जाकर के कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो यहां से हम लोग देखेंगे तो जैसे जैसे दूर जाएंगे घटता जाएगा और इन्फिनाइट पे जाकर के कितना हो जाएगा? 0। ये पूरा का पूरा ग्राफ हो जाएगा किसके कारण? तो ये पूरा का पूरा ग्राफ हो जाएगा आपका स्फेरिकल सेल के कारण। बात समझ में आई कि नहीं आई? सरफेस के अंदर में 0, यहां पर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना? सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कैसा है? मैक्सिमम। और इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके? जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है। इस प्रकार से स्फेरिकल सेल की कहानी आज क्या हो गई? खत्म। अब इसमें बच रहा है क्या कि कंडक्टिंग तो बता दिए। अगर नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल रहेगा तो बीच में भी चार्ज रहेगा। हर जगह पर क्या रहेगा? चार्ज रहेगा। और जब हर जगह पर चार्ज रहेगा भाई, तो ये देखो कि लास्ट में जो हम लोगों ने क्यू इनसाइड लिया है, अगर इसमें मान लो कि हर जगह पर चार्ज रहता तो सरफेस के अंदर भी कुछ ना कुछ चार्ज आता कि नहीं आता? तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता क्या? नहीं होता। तो अगर ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर रहता, सॉलिड स्फीयर, तब उसके लिए अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता। बाहर वाली सरफेस वाली कहानी सेम होती। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या फर्क पड़ेगा ये कहानी आपको कल बताएंगे। फिर इनफाइनाइट वायर के कारण बताएंगे, सिलेंडर के कारण बताएंगे, सीट के कारण बताएंगे और ये चैप्टर हो जाएगा आपका। तो मैं ये उम्मीद करूं कि आज की क्लास आपको समझ में आई है। देखिए सब दिन हम लोग गॉस लॉ को एक जैसे ही लेकर के चलेंगे, बस बदलेगा क्या? तो गसियन सरफेस। अभी स्फेरिकल बॉडी चल रहा है तो स्फेरिकल गसियन सरफेस चल रहा है। सिलिंड्रिकल बॉडी चलेगा तो सिलिंड्रिकल गसियन सरफेस चलेगा। लीनियर बॉडी चलेगा तो सिलिंड्रिकल गसियन सरफेस चलेगा। बाकी कहानी सारी की सारी एक जैसी ही रहेगी। बात समझ में आ रही है? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्या है? एप्लीकेशन है गॉस लॉ का। इस एप्लीकेशन को आप अच्छे से घर से करके आइएगा। हम लोग अगले दिन मिलेंगे किसके साथ? तो अगले दिन स्फेरिकल सेल ही रहेगा, जिसमें पहला 2 केस जैसे किए कराए हैं वैसे ही रहेगा। बस तीसरा केस बदलेगा कि अभी जो था वो अभी अंदर में कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जब ये नॉन कंडक्टिंग रहेगा तो इसके अंदर में भी चार्ज रहेगा। और जब अंदर में चार्ज रहेगा तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। और ये कहानी आपको अगले दिन दिखाएंगे, उसका ग्राफ भी दिखाएंगे। तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑब्जेक्टिव में कई बार आपसे पूछ देगा और ग्राफ ऑप्शन में दे देगा, तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। जेई नीट में भी कई बार ये ग्राफ ऑप्शन में दे देता है, 3-4 ग्राफ हेरा फेरी करके दे देगा, कहेगा कि हॉलो स्फेरिकल सेल है, कौन सा ग्राफ सही है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इन चीजों को आप बहुत ही ध्यान से रखेंगे और फिर मिलेंगे अगले क्लास में। ठीक है, चलो।